वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग एकेडमी में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। और ये पीजीआई रोहतक स्टाफ से पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। इन्फेक्टेड पेशेंट सेपरेशन करना क्या कहलाता है। वेरी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। इन्फेक्टेड पेशेंट सेपरेशन करना क्या कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, आइसोलेशन कहलाता है। इन्फेक्टेड जो पेशेंट है उसको सेपरेट करना, अलग करना आइसोलेट कहलाता है। ठीक है, आइसोलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ससेप्टिबल होस्ट में इन्फेक्शियस एजेंट के डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, ससेप्टिबल होस्ट में इन्फेक्शियस एजेंट के डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इन्फेक्टेड पर्सन के पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी तक अन्य व्यक्तियों से सेपरेट रखना आइसोलेशन कहलाता है। ससेप्टिबल होस्ट में इन्फेक्शियस एजेंट के डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इन्फेक्टेड पर्सन के पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी तक अन्य व्यक्तियों से सेपरेट रखना आइसोलेशन कहलाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो डिफरेंट कंट्रीज में एक ही समय में अर्थात सेम टाइम पर एक डिसीज का होना क्या कहलाता है। बस जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। डिफरेंट कंट्रीज में एक ही समय अर्थात सेम टाइम पर एक डिसीज का होना क्या कहलाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन रोहतक स्टाफ नर्स से पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। और ये RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होगा आपका, पैंडेमिक। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, पैंडेमिक। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि पैंडेमिक व स्पोरेडिक दोनों में ही बीमारी कई देशों में प्रकट होती हैं। पैंडेमिक में और स्पोरेडिक दोनों में ही जो बीमारी होती है वो कई देशों में प्रकट होती है। लेकिन क्या होता है कि स्पोरेडिक में एक ही समय पर नहीं होकर, ठीक है, इस जो स्पोरेडिक है, स्पोरेडिक में क्या होता है कि एक ही समय पर ना होकर अलग अलग समय पर होती हैं। लेकिन जबकि पैंडेमिक जो है इसमें एक ही समय पर प्रकट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, क्योंकि आप लोग आंसर बहुत कम देते हैं, केवल क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और पढ़ के निकल लेते हैं। ठीक है, आंसर देंगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा रहता है कि ज़्यादा समय तक क्वेश्चन याद रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें, ठीक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत करीब हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चाहे वो KGMU का एग्ज़ाम हो या फिर UPPSC का हो। UPPSC का एग्ज़ाम तो नवंबर तक होगा, ठीक है, नवंबर लास्ट तक या दिसंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन KGMU का जो एग्ज़ाम है वो अभी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 15 से 20 दिन लेंगे, बहुत जल्द होगा, सितंबर लास्ट तक ये आपका KGMU का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ लें पहले। स्वस्थ व्यक्तियों में बिना पहचानी गई, स्वास्थ्य जो व्यक्ति हैं उनमें बिना पहचानी गई अर्थात अनरिकॉग्नाइज्ड बीमारियों को खोजने के लिए किस मेथड का उपयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है। जिस मेथड का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए सभी हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है ज़्यादातर। स्वास्थ्य व्यक्तियों में बिना पहचानी गई अर्थात अनरिकॉग्नाइज्ड जो बीमारियों को खोजने के लिए जिस मेथड का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए उसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, इसे स्क्रीनिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें देख लेते हैं एक्सप्लेन। मरीजों को कुछ बीमारियों जैसे कि कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया एवं मादक पदार्थों के सेवन से होने वाली कुछ बीमारियां
मरीजों को कुछ बीमारियों जैसे कि कैंसर है, आपका हृदय रोग है, मादक पदार्थ हैं, इनके सेवन से होने वाली कुछ बीमारियां जिनके लिए उनके क्लिनिकली स्पष्ट रूप से प्रकट होने से पहले इवैल्यूएट करना स्क्रीनिंग कहलाता है। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग कुछ चयनित बीमारियों के लिए स्क्रीनिंग कुछ चयनित बीमारियों के अर्ली डायग्नोसिस व मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो स्क्रीनिंग है ये कुछ चयनित बीमारियों के अर्ली डायग्नोसिस व फिर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा एक देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और हेल्थ स्टेटस यूनिवर्सली स्वीकार्य इंडिकेटर है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2015 में पूछा गया है और 2010 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, जल्दी से ऑप्शन बताएं, राइट ऑप्शन गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सॉरी यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर से तात्पर्य है, हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर से तात्पर्य एक समुदाय के स्वास्थ्य के उन मेजरेबल एलिमेंट से होता है। हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर से तात्पर्य एक समुदाय के स्वास्थ्य के उन मेजरेबल एलिमेंट से होता है जिनका उपयोग संपूर्ण पब्लिक हेल्थ को मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि बर्थ रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया। जैसे कि आप बर्थ रेट को देख लें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, सेवा की उपलब्धता हो गई और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई, बच्चे का जन्म का वजन और ये प्राइमरी केयर प्रोवाइडर की उपलब्धता इत्यादि। अब दूसरा पॉइंट है कि डेमोग्राफर्स मानते हैं कि, ठीक है, डेमोग्राफर्स मानते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डेमोग्राफर मानते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किसी देश या फिर समुदाय के विकास के स्तर एवं इसकी आबादी के ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को बताने का मुख्य सूचक होता है। ठीक है जी, जो डेमोग्राफर हैं वो ऐसा मानते हैं कि लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ किसी देश या समुदाय के विकास के स्तर एवं उसकी आबादी के ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को बताने का मुख्य सूचक होता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो जल्दी से बताएं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें उसके बाद आंसर दें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि बहुत से लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तुरंत आंसर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब क्विकली आंसर देने में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गलत होने के चांस रहते हैं। इस वजह से थोड़ा सा टाइम दें, क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें। देखिए यहाँ पर आप एग्ज़ाम हॉल पर तो नहीं बैठे हैं, ठीक है, अभी आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप अभी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आराम होगा कि आप वहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को सरसरी नज़र से पढ़ेंगे और वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा समय हो नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन भी अच्छे खासे वहाँ पे मतलब करने होते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप 100 का अगर पेपर है और वहाँ पे आप 50 ही कर पा रहे हैं तो आप बेकार हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोशिश ये करिए कि हमेशा अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि 70 प्लस हमेशा जाना ही चाहिए तुम्हारा। ठीक है, 70 प्लस या 80 प्लस से कम नहीं जाना चाहिए, 75 तो होना ही होना चाहिए जब आपका कम कीमत में आप क्वेश्चन वहाँ पे और इतने राइट भी होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो PCS है तो PCS को हल्के में ना लें, जो UP PCS है स्टाफ नर्स, इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें, 70 प्लस करके आएँ। ठीक है, 70 प्लस और अच्छे से करें, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है ये 1/3 है। ठीक है, अगर आपके 3 गलत हुए तो एक सही आपका काट लिया जाएगा।
तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि वहाँ पे गलत होने के जो चांस है बिल्कुल ना के बराबर हों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें कि एक न्यूली मैरिड हेल्दी कपल कंट्रासेप्शन के सबसे बेस्ट मेथड के बारे में पूछते हैं। एक नवविवाहित जो जोड़ा है, ठीक है, उसकी अभी भी नई शादी हुई है। न्यूली मैरिड हेल्दी कपल, ठीक है, ये हेल्दी कपल कंट्रासेप्शन के सबसे बेस्ट मेथड के बारे में पूछते हैं। अब नर्स को निम्न में से कौन से मेथड की राय देनी चाहिए? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताएं जो नर्स है वो उनको कौन से मेथड की जानकारी देगी? NCL सिंगरौली स्टाफ नर्स 2019 और JIPMER स्टाफ नर्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बताएं आप जो नर्स होगी वो उन्हें जो नए कपल हैं, नई मतलब नए शादीशुदा जोड़े हैं, उनको वो कौन से कंट्रासेप्शन के लिए बेस्ट मेथड के बारे में बताएगी, सलाह देगी। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, कंबाइंड ओरल पिल्स, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। जो नर्स है उन्हें सलाह देगी कंबाइंड ओरल पिल्स लेने की। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। नवविवाहित स्वस्थ जोड़े के लिए गर्भ निरोध का सबसे उचित तरीका ओरल पिल्स होता है, ठीक है। नवविवाहित स्वस्थ जोड़े के लिए गर्भ निरोध का जो सबसे उचित तरीका है वो ओरल पिल्स होता है, जिसे हनीमून कंट्रासेप्शन भी कहते हैं, जिसे हनीमून कंट्रासेप्शन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि हनीमून कंट्रासेप्शन किसे कहा जाता है, ठीक है। हनीमून कंट्रासेप्शन किसे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं बनते, ठीक है। इसी एक्सप्लेन को अच्छे से पढ़ा करें तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन्हीं से। अब जो अगला पॉइंट है कि बैरियर मेथड, ठीक है। अब ये बैरियर मेथड जैसे कि कंडोम हो गया, ये भी लोकप्रिय तरीका है। जो बैरियर मेथड के लिए ये कंडोम भी ये लोकप्रिय तरीका है, लेकिन उत्तेजना अर्थात हीट ऑफ द मोमेंट के समय इसे आसानी से भूल सकते हैं, ठीक है। इसे लोग भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब हीट ऑफ मोमेंट के समय क्या होता है कि इसे लोग भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं रहता। एवं विशेष रूप से नवविवाहित जोड़े में यह सेक्सुअल प्लीजर भी कम करता है, ठीक है। क्या करता है ये? जो विशेष रूप से जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनमें क्या होता है, सेक्सुअल प्लीजर को भी कम करता है, ठीक है। वहाँ पे जो सेक्सुअल आनंद होता है उसको ये कम करने का काम करता है। कौन? ये आपका कॉन्डोम, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा आनंद नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए जो नर्स सलाह देगी वो आपको ओरल पिल्स की सलाह देगी। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिए कि नवविवाहित जोड़े के लिए कॉपर टी के जो प्रयोग है, कॉपर टी के प्रयोग को गर्भ के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। नवविवाहित जोड़े के लिए कॉपर टी जो होती है, ठीक है, इसके लिए क्या होते हैं कि रिकमेंड नहीं करना चाहिए। इसे कॉपर टी को गर्भ निरोधन के लिए रिकमेंड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पहले क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज और बेबी वोमिटिंग के एपिसोड को कम करने के लिए नर्स द्वारा बच्चे की मां को कौन सी उत्तम राय देनी होगी? बताएं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज और बेबी वोमिटिंग के एपिसोड को कम करने के लिए नर्स द्वारा बच्चे की मां को कौन सी उत्तम राय देनी होगी? तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। ऑप्शन डी राइट होगा, गिव थिक फीडिंग बाय एडिंग राइस एंड सीरियल्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। बार बार स्मॉल फीडिंग के साथ बार बार थपथपाना अर्थात बर्पिंग एवं थिक फीडिंग खाने को गाढ़ा करने के लिए चावल व दाल मिलाना देने की सलाह GERD वाले बच्चे को देते हैं। अब GERD का पूरा नाम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। GERD का पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर।
गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। वल्वुलस इज आल्सो रेफर्ड एज, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। NPCI स्टॉप नर्स जून 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में पूछे गए क्वेश्चन है ये। NPCI स्टॉप नर्स में वल्वुलस इज आल्सो रेफर्ड एज, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ट्विस्टिंग ऑफ बोवेल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ट्विस्टिंग ऑफ बोवेल होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन का अपने स्वयं के चारों ओर घूम जाना। जो इंटेस्टाइन है आपकी वो अपने स्वयं के चारों ओर घूम जाना मुख्य रूप से सिग्मॉइड कोलोन, मुख्य रूप से जो सिग्मॉइड कोलोन है इसमें क्या होता है इसमें जिससे बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। मतलब कह रहा है कि जो आपकी आंत है, इंटेस्टाइन है, इसका अपने स्वयं के चारों ओर घूम जाना मुख्य रूप से क्या होता है सिग्मॉइड कोलोन में, जिससे कि बोवेल ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है, वल्वुलस कहलाता है, वल्वुलस कहलाता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये किस दूध के बने उत्पाद, ठीक है, किस दूध के बने उत्पाद अर्थात डेयरी उत्पाद का उपभोग करने से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। किस दूध के बने उत्पाद अर्थात डेयरी प्रोडक्ट का उपभोग करने से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। देखिए BSF स्टॉप नर्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे बटर मिल्क और चीज़, ठीक है, बटर मिल्क एंड चीज़, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि प्रभावित व्यक्तियों को दूध एवं अन्य लैक्टोज युक्त खाद्य पदार्थों का जो सेवन है सीमित कर देना चाहिए। जो प्रभावित व्यक्ति हैं इनको दूध एवं अन्य जो लैक्टोज युक्त खाद्य पदार्थ हैं इनका सेवन सीमित कर देना चाहिए अर्थात कम कर देना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ये आंसर दें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया है आप जल्दबाजी करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। कौन से मरीज को कैल्शियम बिना दूध के बने हुए अर्थात नॉन डेयरी स्रोतों से प्राप्त करना चाहिए। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन से मरीज को कैल्शियम बिना दूध के बने हुए अर्थात नॉन डेयरी जो प्रोडक्ट होते हैं, स्रोत होते हैं, उनसे प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए RUHS MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लैक्टोज इंटॉलरेंस में रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है, ध्यान दें इसमें कि जो मिल्क होता है और मिल्क से बने जो प्रोडक्ट होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, ठीक है, बैन होते हैं। चूँकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट कैल्शियम के रिच सोर्स होते हैं। जो मिल्क होता है, जो आपका दूध है, और दूध से जो बने प्रोडक्ट होते हैं वो कैल्शियम के क्या होते हैं, रिच स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं। अतः इस डिसऑर्डर में कैल्शियम व विटामिन डी जो है डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी हो सकती है, क्योंकि इसमें इस डिसऑर्डर में क्या होता है कैल्शियम व विटामिन डी की कमी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू। देखिए NCL सिंगरौली स्टॉप नर्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, रूमेटिक हार्ट डिसीज, रूमेटिक हार्ट डिसीज, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर ग्रुप ए बेटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के कारण गला खराब अर्थात सोर थ्रोट या फिर फेरेंजाइटिस के एपिसोड होने के 2 से 6 हफ्ते बाद होता है। रूमेटिक फीवर जो है ये ग्रुप आ बेटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण के कारण जब गला खराब हो जाता है था, सोर थ्रोट या फिर
फेरेंजाइटिस के एपिसोड होने के 2 से 6 हफ्ते बाद होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। तो गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। जल्दी से आंसर दें, क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें। एक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसीज, एक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसीज जो जॉइंट्स और हार्ट के संयोजी ऊतकों अर्थात कनेक्टिव टिश्यू को प्रभावित करता है। बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए HPSSC स्टॉप नर्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये रियूमेटिक फीवर होगा। अभी आपने ऊपर पढ़ा था ये क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा घुमा देते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं, आप लोग कन्फ्यूज आ जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, सिलेक्शन सबका होगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन पक्का है। तो आइए हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। रियूमेटिक फीवर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, रियूमेटिक फीवर कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हार्ट व जॉइंट का एक मल्टी सिस्टम फेब्राइल इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। कहा जा रहा है कि जो रियूमेटिक फीवर है वो कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि हार्ट हो गया व जॉइंट का एक मल्टी सिस्टम, ठीक है, मल्टी सिस्टम है जैसे कि फेब्राइल इन्फ्लेमेटरी डिसीज है जो कि अनट्रीटेड ग्रुप ऑफ बेटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल संक्रमण की जटिलता अर्थात कॉम्प्लिकेशन के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ देख लेते हैं 13 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसे अच्छे से पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। गिरने की हिस्ट्री के साथ, क्वेश्चन कह रहा है कि गिरने की हिस्ट्री के साथ एक अनकॉन्शियस बच्चे को मॉनिटर करते समय, गिरने की हिस्ट्री के साथ भर्ती एक अनकॉन्शियस बच्चे को मॉनिटर करते समय नर्स नोटिस करती है कि बच्चे में अचानक प्यूपिल फिक्स्ड और डायलेटेड हो जाती है या इंगित करता है। बताएं किसे इंडिकेट करता है या किसे इंगित करता है। देखिए BHU स्टॉप नर्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट होगा, न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी, ठीक है, न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी ऑप्शन बी आपका राइट है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। संभवतः हेड इंजरी, यहाँ पे हेड इंजरी, संभवतः हेड इंजरी के कारण जो प्यूपिल अचानक फिक्स्ड व डायलेटेड हो सकती हैं। क्या हो सकता है यहाँ पे कि अगर संभावना जताई जा रही कि अगर हेड इंजरी हुआ है, ठीक है, हेड इंजरी के कारण जो प्यूपिल होती हैं, ठीक है, पुतलियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, अचानक फिक्स्ड या फिर डायलेटेड हो सकती हैं। अतः यह न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है। ये किसका इंडिकेटिव हो सकता है, ये न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है।